हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ जेटीडी। पर उससे पहले पिछले लेक्चर का कुछ देख लेते हैं। आपको जेड इन जेड आउट निकालने के लिए कल मैंने एक ट्रिक दी थी और ट्रिक से आप नहीं निकाल रहे हो तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो ये है डी ऑर्बिटल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए स्प्लिटिंग देखे उसमें जेड आउट जेड इन के लिए तो आपको अब पता ही है ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग होगा T2G EG में, ये T2G और ये EG। यहाँ पर भी वैसे ही ये T2G और ये EG ऑर्बिटल, ये हो गया स्प्लिटिंग। T2G में dxy dyz dzx होगी, इसे बोलते हैं हम T2G। और dx² y² एंड dz² EG में होगी। यहाँ पर भी वैसे ही dxy dyz dzx T2G और EG में dx² y² एंड dz² होगी। अब देखते हैं z आउट एंड z इन के लिए स्प्लिटिंग। अगर हमारे पास z आउट है तो जो ऑर्बिटल में z आता होगा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, मगर इसमें दो ऑर्बिटल ऐसी है जिसमें z आ रही है तो ये दो ऑर्बिटल की एनर्जी कम करवा दी। कौन कौन सी वाली है? तो dyz एंड dzx। और एक ऑर्बिटल ऐसी है जिसमें xy आ रही है, उसकी एनर्जी बढ़ा दी, मतलब dxy। यहाँ पर भी वैसा ही ये z वाली है, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी तो ये हो गई dz²। और dx² y² है, उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ये है dx² y²। यहाँ पर z इन हो रहा है मतलब xy आउट होगा और xy आउट होता है तो xy की एनर्जी कम हो जाएगी, तो ये xy की एनर्जी कम हो गई और ये z वाले दोनों की एनर्जी ज़्यादा हो गई। dxy dyz dzx। यहाँ पर dxy वाले की एनर्जी कम हो जाएगी मतलब dx² y², और यहाँ पर z वाले की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी मतलब dz² dx² y²। इतना स्प्लिटिंग आपको आता है। अब देखना है कि D1 से D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 इसमें z इन होगा या आउट, वो ये ट्रिक की मदद से निकालना है। मतलब इसे ट्रिक तो नहीं बोल सकते। देखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन आता है तो ये यहां पर आएगा और ये यहां पर आएगा, इस तरफ ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, ये यहां पर आ रहा है। पहले तो जेटीडी होता क्यों है? ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन का एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो रिमूव करने के लिए जेटीडी होता है। तो जो भी जेड इन होगा या जेड आउट होगा, हमारा एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो रिमूव होके सिमेट्रिक बनेगा। देख लेते हैं किसमें सिमेट्रिक बनता है। तो यहां पर देखो ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है एक में नहीं है। यहां पर सिमेट्रिक है, हाँ है, एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है मतलब ये हाफ फील्ड हो गई, ये सिमेट्रिक बोल सकते हैं। तो D1 है तो Z इन होगा क्योंकि यहां पर सिमेट्री मिल रही है। अब ये सेकंड इलेक्ट्रॉन आता है, ये यहां पर आएगा और ये यहां पर आएगा। इस तरफ देखें तो यहां पर, यहां से यहां पर आएगा। तो अब देखो किस और सिमेट्री मिल रही है? यहां पर ये सिमेट्रिक है मगर ये सिमेट्रिक नहीं है। इसका मतलब इसमें
जेड आउट होगा। थर्ड इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं तो यहां पर आएगा, यहां पर और यहां पर। इसमें देखें तो यहां पर और यहां पर, इसमें जेटीडी ही नहीं होगा, मतलब D3 में नो जेटीडी। D4 के लिए देखें तो यहां पर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन है वो अब यहां पर नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स है वो हाई स्पिन ले रहे हैं। तो यहां आ गया, यहां आ गया, इस तरफ यहां आएगा, यहां आएगा, मतलब यहां पर भी सिमेट्रिक, यहां पर भी सिमेट्रिक। मतलब D4 में Z in इज इक्वल टू Z आउट होगा और उसमें से हम Z आउट कंसिडर करेंगे। क्यों करते हैं वो थोड़ी देर के बाद समझते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये यहां पर आएगा और यहां से यहां पर आएगा, इसमें यहां पर आएगा और यहां आएगा, मतलब जेटीडी नहीं होगा D5 में, CFSE भी उसकी 0 होगी, नो जेटीडी। D6 के लिए देखें तो D6 में ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, ये एसिमेट्रिक है। और इस ओर देखें तो यहां आएगा, यहां आएगा, ये सिमेट्रिक है, मतलब इसमें D6 में जेड इन होगा। D7 की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर, यहां पर और यहां पर, ये देखो यहां एसिमेट्रिक है, यहां पर सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब Z आउट होगा, Z आउट। D8 में ये इलेक्ट्रॉन यहां पर और इलेक्ट्रॉन आएगा यहां पर, मतलब ये हुआ कि ये हाफ फील्ड हो गई, इसकी CFSE 0 हो जाएगी यहां पर और इसकी भी CFSE 0 हो जाएगी। और यहां से ही पता चल जाएगा T2G हाफ फील्ड हो रही है, अरे T2G फुल फील्ड हो रही है, मतलब जेटीडी ही नहीं होगा, नो जेटीडी। आगे फिल करते हैं, यहां पर आएगा, यहां पर और यहां पर, इसमें से यहां पर, ये Z आउट इज इक्वल टू Z इन होगा, Z आउट इज इक्वल टू Z इन होगा, उसमें से हम Z आउट कंसिडर करेंगे। और D10 के लिए तो सब फुल हो जाएगा, मतलब ये हुआ उसमें जेटीडी ही नहीं होगा, नो जेटीडी। ये सभी के लिए Z इन Z आउट ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, पर ट्रिक से इजी रहेगा। अब देखते हैं जब Z इन इज इक्वल टू Z आउट आता है, Z इन इज इक्वल टू Z आउट आता है, तो हम Z आउट ही क्यों कंसिडर करते हैं। मान लो कोई कॉम्प्लेक्स है, ये मेटल, ये लिगेंड, सभी बॉन्ड लेंथ सेम है, यानी कि जेटीडी नहीं हो रहा है, इसे Z कंसिडर करते हैं, इसे X और इसे Y। मान लो ये कॉम्प्लेक्स में ये कंडीशन आ रही है, मतलब Z इन इज इक्वल टू Z आउट आ रहा है। अगर Z इन है तो इसका मतलब है X या तो Y ऑर्बिटल पे मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और Z आउट है तो Z एक्सिस पे मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर Z आउट आता है तो ये Z ऑर्बिटल पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ये दो लिगेंड को दूर भेज देगी, ये दो लिगेंड को दूर भेज देगी, मतलब ये मेटल है और ये लिगेंड। अगर X और Y पे एसिमेट्री जनरेट होती है, यानी कि मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है, तो ये चार लिगेंड को दूर भेजेगी, रिपल्जन करके चार लिगेंड को दूर भेजेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ये दोनों लिगेंड दूर जाते होंगे इतना ये चार नहीं जाते होंगे।
क्यों? क्योंकि यहाँ 4 लिगेंड पे रिपल्सन लग रहा है, यहाँ सिर्फ 2 लिगेंड पे रिपल्सन लग रहा है। मतलब एक्स वाई आउट होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, पर जितनी जेड बढ़ी है उतनी नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब ये लिगेंड 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 लिगेंड, और रिजल्टेंट देखेंगे तो ये जेड आउट मिलेगा। इसमें जेड इन भी हुआ है, जेड आउट भी हुआ है, मतलब एक्स वाई आउट भी हुआ है और जेड आउट भी हुआ है, पर 2 लिगेंड ही रिपल्सन कर रहे हैं, मतलब जेड ज्यादा आउट हो जाएगा एक्स वाई के कंपेयर में। इसलिए हम रिजल्टेंट उसे जेड आउट बोल सकते हैं। इसलिए जेड आउट इज इक्वल टू जेड इन आता है, तब हम जेड आउट कंसिडर करते हैं। अब हेडिंग लगा दीजिए एप्लीकेशन ऑफ जेटीडी। उसमें फर्स्ट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ Cu+2 कॉम्प्लेक्स। Cu+2 के कॉम्प्लेक्स है वो बाकी सभी मेटल के +2 के कॉम्प्लेक्स से ज्यादा स्टेबल है, और सभी मेटल के +2 के कॉम्प्लेक्स को उसकी स्टेबिलिटी में अरेंज किया है, और वो सीरीज है उसे बोलते हैं इरविंग विलियम सीरीज। इरविंग विलियम सीरीज क्या है ये सीरीज देख लेते हैं। तो इसमें सबसे कम स्टेबिलिटी है Ba+2 की, इससे ज्यादा Sr+2, इससे ज्यादा Ca+2, इससे ज्यादा Mg+2। यहां तक नॉन ट्रांजिशन मेटल थे, अब ट्रांजिशन मेटल आते हैं, यानी कि Mn+2, उसके आगे Fe+2, उसके आगे CO+2, उसके आगे Ni+2, Cu+2, और Zn+2 है, उसकी स्टेबिलिटी Cu+2 से कम है। ये पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी Cu+2 की है, और वो क्यों है वो समझा जा सकता है जेटीडी के मदद से। क्यों है? तो इसका रीजन दिया जाता है कि Cu+2 यानी कि D9 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, और D9 में स्ट्रॉन्ग जेटीडी होता होगा, स्ट्रॉन्ग जेटीडी, और वो भी Z आउट होता है, और Z आउट होने की वजह से इसकी CFSE इंक्रीज होगी। CFSE इंक्रीज होती है तो उसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये हुआ कि सारे मेटल के +2 कॉम्प्लेक्स में Cu+2 का कॉम्प्लेक्स इसीलिए स्टेबल है क्योंकि उसमें जेटीडी हो रहा है, जेड आउट हो रहा है। पर ये सेकंड एप्लीकेशन देखो, सेकंड Cu+2 Ag+2 और Au+2 लिया जाए तो इसमें से Cu+2 और Ag+2 का कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, पर Au+2 का कॉम्प्लेक्स है वो अनस्टेबल है, और अनस्टेबल है तो क्या हो जाता है, ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2Au+2 मिलके इसमें से एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन हो जा रहा है, मतलब एक Au+1 में हो जाएगा और एक Au+3 हो जाएगा। ये सभी में D9 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ही है। अगर D9 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है तो सभी में Z आउट होता होगा, और अगर सभी में Z आउट होता है तो ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल होना चाहिए। पर जेटीडी इसे एक्सप्लेन करता है कैसे, तो अप टू डाउन आएंगे तो n इंक्रीज हो रहा है, सभी एक ग्रुप के ही एलिमेंट है। अप टू डाउन आएंगे तो n इंक्रीज होगा, अगर n इंक्रीज होता है तो डेल्टा इंक्रीज होगा, डेल्टा इंक्रीज होता है तो CFSE इंक्रीज होगी, और CFSE बहुत ज्यादा है और Z आउट हो रहा है तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है
वो डी एक्स स्क्वेयर डेस वाई स्क्वेयर में होगा, क्योंकि जेड आउट हो रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन डी जेड एक्स स्क्वेयर डेस वाई स्क्वेयर में है, वो बहुत ही अनस्टेबल बन जाएगा। और बहुत ही अनस्टेबल बन जाता है मतलब हाईली रिएक्टिव हो जाएगा। और हाईली रिएक्टिव हो जाता है तो 2 CaU+2 आते हैं, उसमें से एक Au+2 दूसरे Au+2 को इलेक्ट्रॉन दे देता है। ये Au+2 +3 बन जाएगा और ये +1 बन जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाएगा और इसमें एक्स स्क्वायर डेस वाई स्क्वायर में से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा Au+1 लीनियर कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 2। और ये है वो ट्राइगोनल प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये आपको याद रखना है। और थर्ड देखें तो थर्ड एप्लीकेशन तो नहीं है वैसे, पर एक्सेप्शनल है, KCuF3। KCuF3 में D9 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। अगर D9 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है तो इसमें स्ट्रॉन्ग JTD होता होगा, और स्ट्रॉन्ग JTD होता है वो भी Z आउट होगा। पर आपको ये केस याद रखना है, इसमें Z आउट नहीं, ये केस एक्सेप्शनल है और इसमें Z इन होता है। अगर आपको ये केस पूछा जाए तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि इसमें Z इन हो रहा है। अब देखते हैं फोर्थ एप्लीकेशन। 4 नंबर CuEn3 टाइम +2 कॉम्प्लेक्स इज अनस्टेबल। और ये आपको याद रखना ही रखना है। ये CuEn3 टाइम +2 कॉम्प्लेक्स है वो अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें Cu+2 है और Cu+2 है तो उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन D9 होगी। अगर D9 होती है तो इसमें Z आउट होता होगा, और Z आउट होने की वजह से यहां पर कॉम्प्लेक्स ड्रॉ करता हूं Cu, ये 4 बॉन्ड लेंथ सेम रहेगी, पर ये 2 बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ जाएगी। और अगर ये 2 बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है तो यहाँ पर 3 रिंग प्रेजेंट है। ये एक NH2 आपको पता है, En मतलब इथिलीन डाइएमाइन, ये हो गई एक रिंग। ये NH2 ये हो गई दूसरी रिंग, और ये NH2 ये हो गई तीसरी रिंग। Z आउट होने की वजह से ये रिंग रेगुलर है, पर ये दोनों रिंग में स्ट्रेन आ रही है, और स्ट्रेन आने की वजह से ये कॉम्प्लेक्स टूट जाता है। इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है, और ये समझ सकते हैं हम JTD की मदद से। 5th देखें तो 5 नंबर ट्रांस CuH2O 2 टाइम्स En 2 टाइम्स +2 is stable, but CuH2O 2 times En 2 times +2 is unstable। ऐसा क्यों है? तो वो भी JTD की मदद से समझ सकते हैं। देखते हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, पहले ट्रांस वाला बाद में सीस वाला। तो ये देखो, ये Cu, इसमें भी D9 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। देख लेते हैं पहले, इसमें भी Cu+2 है दोनों में, यानी कि D9 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इसमें भी Z आउट होता होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांस कॉम्प्लेक्स बनाना है तो H2O को सामने रखना पड़ेगा, मतलब H2O और यहाँ पर NH2 ये बन गया ट्रांस आइसोमर। इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 बॉन्ड लेंथ है वो सेम रहेगी, पर ये दोनों बॉन्ड लेंथ है
वो बढ़ जाएगी। ये हमारा ट्रांस आइसोमर है। अब बनाते हैं सीस आइसोमर। तो सीस आइसोमर में आपको पता चल गया होगा कि स्ट्रेन आएगी। देख लेते हैं। Cu, ये दो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई होगी और ये 4 बॉन्ड लेंथ है वो सेम होती होगी। अब सीस कॉम्प्लेक्स बनाना है, यानी कि H2O को यहाँ पर 180 एंगल पे रखा था, यहाँ पर पास में 90 एंगल पर रखना पड़ेगा, यानी कि OH2 तो ये रिंग ऐसे फॉर्म होगी NH3 NH2 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 और यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे और ये वाला केस हो गया। ये दोनों रिंग में स्ट्रेन आएगी, ये अनस्टेबल बन जाएगी और ये दोनों केस आपको याद रखने ही रखने हैं। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। उसमें से फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है CuNH3 6 टाइम +2। सेकंड कॉम्प्लेक्स है CuNH3 4 टाइम En +2। थर्ड कॉम्प्लेक्स है ट्रांस CuNH3 2 टाइम्स En 2 टाइम्स और लास्ट फोर्थ CuEn 3 टाइम्स +2। ये सभी को आपको स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं। यहां पर देखो, ये चिलेट वाला कंसेप्ट है। देखो, नंबर ऑफ रिंग इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, पर यहां पर 3 रिंग आ जाती है। ये ट्रांस है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यहां पर 3 रिंग आ जाती है तो ये हाईली अनस्टेबल बन जाएगा। ये कंसेप्ट ध्यान रख के ये सॉल्व करना है और आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में या मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल में बताना है। अब लास्ट एप्लीकेशन, स्प्लिटिंग ऑफ बैंड और ब्रॉडनिंग ऑफ बैंड इन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर ये हम अभी नहीं समझेंगे, वो ऑर्गल डायग्राम में आपको समझाऊंगा। अब हेडिंग लगा दो माइक्रोस्टेट, जिसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, बाद में समझेंगे किसे बोलते हैं माइक्रोस्टेट। लिखो, ईच possibilities of electron arrangement in set of orbital has slightly different energy or same energy, slightly different energy or same energy. Each set of quantum number known as microstate X। उसके नीचे लिखो, here Pauling exclusion principle never violent, कभी भी ब्रेक नहीं करना है। ये बाद में देखते हैं, पहले माइक्रोस्टेट किसे बोलते हैं वो एक्चुअल में समझते हैं।
P1 है, हमारे पास P1 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को p ऑर्बिटल में कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है कि हमें चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम ना मिले। देखो, देखते हैं, अरेंज करते हैं। पहले p ऑर्बिटल ड्रॉ कर लेता हूं। ये सारी p ऑर्बिटल मैंने ड्रॉ कर ली, क्योंकि हमें देखनी है उसकी पॉसिबिलिटी। ये देख लो, अभी एक इलेक्ट्रॉन को यहां पर रखता हूं, यहां पर भी रख सकता हूं, यहां पर भी रख सकता हूं। ये क्वांटम नंबर का एक सेट हुआ, ये दूसरा सेट हुआ, ये तीसरा सेट हुआ, और ये सभी सेम नहीं होंगे। एक क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी जो बदल जाएगी। वैसे इसे स्पिन ऊपर रखा है, स्पिन नीचे भी रख सकता हूं। ये नीचे रख दिया, मतलब ये एक क्वांटम नंबर का सेट हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इसका मतलब अब यहां पर आते हैं, ईच पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। कहां पर? ये ऑर्बिटल में। ये एक पॉसिबिलिटी है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे 6 पॉसिबिलिटी है। कहां पर? सेट ऑफ ऑर्बिटल में। हैज स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी और सेम एनर्जी, यानी कि ये सभी की एनर्जी सेम होगी या तो स्लाइटली डिफरेंट होगी। और ईच सेट ऑफ क्वांटम नंबर नोन एज माइक्रोस्टेट। ये एक सेट है क्वांटम नंबर का, उसे ही एक माइक्रोस्टेट बोलते हैं। यानी कि ये एक पॉसिबिलिटी, एक माइक्रोस्टेट, यानी कि p1 ऑर्बिटल है, उसमें टोटल x = 6, टोटल 6 माइक्रोस्टेट प्रेजेंट है। और यहां पर कभी भी पाउलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायोलेंट नहीं करना है पॉसिबिलिटीज बनाने में। यानी कि ये ऑर्बिटल है तो उसमें कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसा नहीं रखना है, इसकी स्पिन डिफरेंट ही रखनी पड़ेगी। यानी कि पाउलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायोलेंट नहीं करना है। ये देख लिया किसे बोलते हैं माइक्रोस्टेट। अब देखते हैं कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं माइक्रोस्टेट। आपको क्वेश्चन दिया गया होगा, कैलकुलेट दी माइक्रोस्टेट, और उसमें केस 1 ऐसे क्वेश्चन दिया जा सकता है कि आपको Sn यानी कि s ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन दिया होगा, Pn या तो Dn, Fn, ऐसे क्वेश्चन दिए गए होंगे कि S1 में कितने माइक्रोस्टेट, P3 में कितने माइक्रोस्टेट, D5 में कितने माइक्रोस्टेट, ऐसे कैलकुलेट करना होगा। तो उसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है। x माइक्रोस्टेट x = n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला की मदद से हम माइक्रोस्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पर x = माइक्रोस्टेट है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, n यानी कि इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग कैपेसिटी ऑफ ऑर्बिटल। यानी कि आपको यहां पर जो ऑर्बिटल दी गई है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्यूपाई कर सकते हैं वो देखना है। यानी कि s, p, d, f इसमें से कोई ऑर्बिटल दी गई होगी। अगर s ऑर्बिटल है तो उसमें 2, 3, p है तो इसमें 6, d है तो उसमें 10, और f है तो उसमें 14, और r है वो r = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड, कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड हुए हैं वो देखना है। यानी कि ऊपर n दिया गया होगा कि यहाँ पर इतने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हुए हैं। देख लेते हैं एग्जाम्पल। अगर आपको दिया जाता है P1 में माइक्रोस्टेट, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करो, तो क्या करेंगे? x = n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। n की जगह पर क्या रखेंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्यूपाई कर सकते हैं वो, यानी कि 6 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल कितने हैं? तो 1 फैक्टोरियल है, मतलब n माइनस r फैक्टोरियल, तो 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। इसका मतलब इसका आंसर आएगा
6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 1 यानी कि 5 फैक्टोरियल। ये 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? तो 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा मतलब होता है। तो आपको यहाँ पर 5 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, तो 5 फैक्टोरियल निकाल देंगे, मतलब ऐसा करेंगे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, इसे 5 फैक्टोरियल ही रख देंगे, और 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल चले गए, मतलब 6 अपन 1 फैक्टोरियल मतलब 1, यानी कि x इज इक्वल टू 6 होगा, और वो हमें 6 पॉसिबिलिटी है वो अभी ही देखी। सेकंड लेते हैं, अगर आपको P2 दिया गया है, P2 तो कैसे करना है? तो x इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इज इक्वल टू कितने हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन टोटल ऑक्यूपाई कर सकते हैं, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 ऑक्यूपाई हुए हैं 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल यानी कि 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 कितना होगा? 4 फैक्टोरियल। अब कर देंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू ये 2 इंटू 1 हो गया इंटू 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 4 फैक्टोरियल निकल जाएंगे, यानी कि 30 और 2 15 आ जाएगा आंसर, x इज इक्वल टू 15। ऐसे ही आपको P1 के लिए हो गया, P2 के लिए हो गया, P3 के लिए, P4 के लिए, P5 के लिए और P6 के लिए कैलकुलेट करना है। वैसे ही D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 सभी के लिए कैलकुलेट करना है, और ये इजी है। आपको P1 से P6 तक, D1 से D10 तक सभी के माइक्रोस्टेट कल कैलकुलेट करने हैं, और मुझे जो आंसर आए वो सेंड करना है। देखते हैं केस 2। केस 2 आपको ऐसे दिया जा सकता है, Sn इंटू Pn, या तो दिया जाएगा Pn इंटू Dn, या तो Dn इंटू Fn, मतलब एक साथ दो दिया जाएगा। तो क्या करेंगे? इसके लिए माइक्रोस्टेट निकालेंगे, ऐसे n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू कर देंगे, ये पहले के लिए, दूसरे के लिए n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये दूसरे के लिए, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल करवाता हूँ, देख लो। अगर आपको P1 D1 दिया गया है तो कैसे करना है? तो पहले P1 के लिए लिखेंगे, P1 के लिए 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 1 फैक्टोरियल। D1 के लिए 10 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 10 माइनस 1 फैक्टोरियल। इसका देखेंगे तो 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू तो 1 हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसका देखेंगे तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन ये 6 माइनस 1 तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये 5 फैक्टोरियल चले गए, तो यहाँ पर 6 बचेगा, और यहाँ पर देखो तो यहाँ पर 10 इंटू 9 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल यानी कि 1, और ये 9 फैक्टोरियल 9 चले गए, बचेगा 10 यानी कि 60 माइक्रोस्टेट है, जो ये दोनों मिला के बनाएंगे। और ऐसे मुझे आपको सेकंड एग्जांपल S1 P1 के लिए कैलकुलेट करके देना है, और थर्ड S2 P2 और D3 के लिए कैलकुलेट करके देना है।
ये मुझे व्हाट्सएप कर देना है। अब केस 3 देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। केस 3, उसमें आपको हाफ टर्म दिया जाएगा 2s + 1l। ये टर्म क्या है वो आपको नहीं समझना है, माइक्रोस्टेट कैसे निकालना है वो समझना है। अगर ऐसा दिया जाता है तो माइक्रोस्टेट x = उसका फॉर्मूला है 2s + 1 × 2l + 1। तो ये तो समझ में आ गया, 2s + 1 यहां से लेना है, और वो जो 2s + 1 है इसे ही हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। और ये 2l + 1 है वो कहां से लाएंगे, तो यहां पर जो l है इसे हम बोलते हैं टर्म l, और l की वैल्यू टर्म है s, p, d, f, ये कैपिटल दिए गए होंगे, आगे दिया है g, मान लो s की वैल्यू है 0, 1, 2, 3 और ये 4। मतलब ये l हमें यहां से देख के पता लगाना है। देख लो एग्जाम्पल 1, आपको दिया गया है 2d टर्म, ये कैपिटल D होगा क्योंकि ये टर्म है, ऑर्बिटल नहीं है। इसके लिए माइक्रोस्टेट निकालना है, तो x = 2s + 1, 2l + 1 ये डायरेक्ट रख देंगे। 2l + 1 जो ये है वैल्यू वही 2s + 1 है, यानी कि यहां पर रख देंगे 2 × 2l + 1। तो l हमें निकालना पड़ेगा, यहां पर 2s + 1 है वो 2 है वो हमें पता है, पर l निकालना पड़ेगा। तो d के लिए l क्या है, l की वैल्यू 2 है, यानी कि l = 2 है। तो यहां पर लिख सकते हैं 2 × 2 + 1, यानी कि 2 × 2 4 + 1 5, यानी कि 10। तो x = 10 होगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल आपको दिया गया है 4f एग्जांपल देते हैं। तो इसके लिए x = 2s + 1, 2l + 1, पहले 2s + 1 लिख देते हैं, तो वो ये वाला होगा 4, और l की वैल्यू, तो l की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, f = होती है 3, तो ये 3, मतलब 4 × 2 × 3 + 1 = 4 × 6 + 1 7, 28, माइक्रोस्टेट = 28 आएगा। अब एग्जाम्पल देता हूं, वो आपको घर पे सोल्व करना है। x एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 आपको 4g के लिए कैलकुलेट करना है, और इसके आगे एग्जाम्पल 4 नंबर आपको 5p के लिए कैलकुलेट करना है। बस इतना बहुत है। अब देखते हैं फोर्थ केस। फोर्थ केस में आपको फुल टर्म दिया जाएगा, यानी कि 2s + 1 l j। ये क्या है आपको नहीं समझना है, सिर्फ इतना ही समझना है कि मुझे माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, तो x = 2j + 1 कर देना है सिर्फ, यानी कि j वैल्यू यहाँ से लेनी है, यहाँ पर आपको j वैल्यू दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1, अगर आपको दिया गया है 3f4, ये 2s + 1 वैल्यू है, ये l वैल्यू है, और ये j = 4 है, तो आप माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करने के लिए 2j + 1 डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। 2 × j = 4 है + 1 = 9 आंसर आ जाएगा। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल 2, 3f3 दिया गया, ये j वैल्यू हमें पता है, तो x = 2j + 1, यानी कि 2 × 3 + 1 यानी कि 7, x = 7। आपको सोल्व करना है। एग्जाम्पल 3, उसमें 3p2, एग्जाम्पल 4, 2d
5/9। ये घर पे सॉल्व करना है। अब फिफ्थ केस देखते हैं, केस 5। इसमें आपको डीजनरेसी दी जाएगी 2s + 1, यहाँ पर डीजनरेसी दी गई है। डीजनरेसी यानी कि ये हम समझ चुके हैं, अगर a या b दिया गया है या तो e दिया जाएगा या तो t दिया जाएगा। a b का मतलब है 1 डीजनरेसी, e का मतलब है 2 डीजनरेसी और t का मतलब है 3 डीजनरेसी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका माइक्रोस्टेट x निकालना है तो आपको 2s + 1 इंटू डीजनरेसी करनी पड़ेगी, 2s + 1 इंटू डीजनरेसी। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 1 आपको दिया गया है 2t2g, यानी कि t = 3 है, 2s + 1 = 2 है, t = 3 है, तो माइक्रोस्टेट निकाल सकते हैं। x = 2s + 1 इंटू डीजनरेसी, और डीजनरेसी कितनी है 3, यानी कि 2 इंटू 3 यानी कि 6। ये आ गया आंसर। अगर आपको ऐसा कुछ दिया गया है 2a2g, ये g सिर्फ सिमेट्री की साइन है, आपको दिया जाता है 2a2g, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2s + 1 इंटू डीजनरेसी, 2s + 1 = 2 है, इंटू डीजनरेसी कितनी है, तो ये डीजनरेसी a = 1 होती है, यानी कि x = 2 आएगा। ये समझ में आ रहा है तो आप घर पे से सोल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल 3EG, इसके बाद आपको करना है 5T2G, ये घर पे सोल्व करना है। इन शॉर्ट बोले तो इन शॉर्ट माइक्रोस्टेट निकालने के लिए, माइक्रोस्टेट x निकालने के लिए हमें इतना याद रखना पड़ेगा, अगर केस 1 है, केस 1 उसमें दिया जाएगा SN या तो PN, DN, FN। केस 2 की बात करें, केस 2 उसमें दिया जाएगा SN, PN या तो DN, FN, ऐसा कुछ। केस 3 उसमें हमने लिया था हाफ टर्म, यानी कि 2s + 1 L। केस 4 इसमें लिया था फुल टर्म, यानी कि 2s + 1 L, जे वैल्यू भी दी गई होगी। और केस 5 की बात करें तो इसमें 2s + 1 आपको यहाँ पर डीजनरेसी दी गई होगी, अब आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद रख के माइक्रोस्टेट निकाल सकते हैं। देख लेते हैं इन शॉर्ट में। केस 1 है तो आप में माइक्रोस्टेट निकालना है तो x = n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, यह हो गया माइक्रोस्टेट का फॉर्मूला, इतना ही याद रखना है। केस 2 है तो आपको x = n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इसकी बात करें तो इसमें x = 2s + 1 जो यहां पर दिया गया है इंटू 2l + 1 कर देना है, और l वैल्यू यहां से लानी है। कैसे, तो l = SPDF दिया गया है, SPDF दिया गया है, तो टर्म की वैल्यू है, ये टर्म है और टर्म की वैल्यू है वो 0, 1, 2, 3 हम लिख सकते हैं। फोर्थ केस, इसमें आपको फुल टर्म दिया गया है तो माइक्रोस्टेट = सिर्फ 2j + 1 करना है, और डीजनरेसी दी गई है तो x = 2s + 1 इंटू
डीजनरेसी करनी है सिर्फ। और डीजनरेसी में अगर ए या तो बी है तो उसके लिए 1, ई है तो उसके लिए 2 और टी है तो उसके लिए 3 रख सकते हैं। ये आपको सिर्फ इतना याद रखना है तो आप किसी का भी माइक्रोस्टेट निकाल सकते हैं। मिलते हैं कल।